जी, हम अपने इसी लेक्चर का जो है अगला पार्ट, अगला सेशन शुरू करेंगे। मैं बड़ा यकीन कर सकता हूँ इस बात का कि आप लोगों को इस बात का पहले से भी बड़ी अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन मज़ीद मैंने कुछ इसलिए अच्छे अंदाज के साथ छोटी छोटी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हो सकता है कि किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो उस कन्फ्यूजन के अंदर रह ना जाए, कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। कि इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए ताकि बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। अब हम इससे आगे नेक्स्ट चलेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे पिछले इस छोटे से इंटरवल को हम कनेक्ट करेंगे साथ, अगर हमारे पास इस जनरल मैट्रिक्स की आपको अगर समझ आई हो, तो मैं अगर कहूँ कि हमें लिखना पड़े कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है AIJ, जिसका ऑर्डर लिखा जाए 3/3, तो आपको पता होना चाहिए कि 3/3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा। लिखने के लिए A11 लेंगे, A12 लेंगे, A13 लेंगे, A21 लेंगे, A22 ले लेंगे, A23 ले लेंगे, A31 लेंगे, A32 ले लेंगे, A33 लेंगे। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। अब देखें, अब इसी तरह से हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें मिले करेंगे, हमें मिलने होंगे, कुछ इस शक्ल में हुआ करेंगे। 1 2 4 5 0 -2 5 -5 3 और 6 सपोज। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें A22 की प्लेस वैल्यू क्या है, A22 मीन्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 की प्लेस वैल्यू ये एलिमेंट बना। मैं अगर कहूँ A31 की प्लेस वैल्यू क्या है, 31, पहले जो कॉल किया जाएगा वो रो होगी 31, 3 थर्ड रो 1 फर्स्ट कॉलम, मीन्स के यहाँ पे इसका मतलब -5 जो है 31, प्लेस वैल्यू हमें हर एलिमेंट की पता करनी आ जाएगी। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद, जनरल मैट्रिक्स की पहचान के बाद, हम थोड़ा सा काम एक्सटेंड करेंगे कि मैट्रिक्स के मुतालिक हमने कितना सा काम करना होगा। हमारे इस पूरे सिलेबस के अंदर हमने मैट्रिक्स के मुतालिक दो डिफरेंट तरह की बातों को जिक्र करना होगा। कौन सी डिफरेंट बातों को जिक्र करना होगा? हम मैट्रिक्स की सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स को। नंबर 1 क्या है, टाइप्स। मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी हैं, कैसी हैं, ये हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। नंबर 2 जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो क्या है, जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑपरेशंस। वो क्या चीज़ है, ऑपरेशंस। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब कुछ ना कुछ काम करना, किसी भी मैट्रिक्स को कहीं ना कहीं हल करना, कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करना ऑपरेशंस कहलाएगा। मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी काम ना करना और जस्ट उसका नाम बता देना, तो उसको कहते हैं टाइप्स। अब मैट्रिक्स की टाइप्स कुछ ऐसी भी आएंगी जो ऑपरेशनल टाइप्स होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह। टाइप्स के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे, इन बातों का कोई इतना मीनिंगफुल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे मैं कहता हूँ, हम कह लेते हैं कि रो मैट्रिक्स होते हैं। और रो मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर एक ही रो हो। सपोज ये लिखा हुआ है 1 2, इसमें सिर्फ एक ही रो है, कॉलम की कोई शर्त नहीं है। 0 1 5 लिख दिया गया। इसके अंदर देखो कॉलम 3 है, 1 2 3, नीचे को आने वाली लाइंस जो है ना वो कॉलम कहलाती हैं। 1 2 3, नीचे को आने वाले 3 कॉलम है, यहाँ पे नीचे को आने वाले 2 कॉलम्स हैं। बट हमें गौर करना है रो के ऊपर, जिसके अंदर एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से मैं सेकंड नंबर पे अगर बोलूँगा कि कॉलम मैट्रिक्स हो, तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम क्या बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम बात ये करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, 0 4 5। देखिए इसके अंदर रोज जितनी मर्जी हैं, जैसे 1 2 3 रोज हैं, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ हो 3 4 5 6, इसके अंदर 4 रोज हैं। 1 9, इसके अंदर देख लें एक ही रो है, मत 2 रोज हैं। कॉलम जिसके अंदर कॉलम एक हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से थर्ड नंबर पर टाइप्स, आसान सी टाइप्स हैं, डिस्कस करते जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अब जिक्र करते हैं कि कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जैसे ये लिखा हो 1 2 3 4, लिखा हुआ हो ABCDEFGHI, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद हमेशा बराबर हो,
ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद इक्वल हो कॉलम की तादाद के, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं तो उससे नेक्स्ट जो है थर्ड हो गई थी या फोर्थ, उसके अंदर आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको रेक्टेंगुलर। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, देखिए इसके अंदर रोज 3 हैं, कॉलम 2 हैं, देखो ये और ये इक्वल नहीं है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 5 पे आ जाएगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर किसी ऑर्डर की तरतीब को देखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों सारे के सारे 0 0 हों, जो मर्जी ऑर्डर हो उसका, बेशक वो कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन जितने भी एलिमेंट हो सारे 0 हों तो उसको नल मैट्रिक्स। नंबर 6 पे क्या आएगा? नंबर 6 पे आएगा इक्वल मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स खुद, ये नाम खुद, इक्वल नाम खुद रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है इस बात की कि अगर इसके अंदर जी, ये मैट्रिक्स खुद अपनी पहचान करवा रहा है कि अगर इसके अंदर हम देखें कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये हमें खुद बताएगा कि ये वाला वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इक्वालिटी रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए कम से कम 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने कहना है कि ये वाला पॉइंटर इक्वल है किसके? जब तक कोई एक और चीज़ नहीं आएगी तब तक तो मैं नहीं कह सकता ना कि ये इक्वल है। अब मैं कह सकता हूँ ये वाला पॉइंटर इक्वल है इस पॉइंटर के, तो 2 चीज़ें हो गई ना, इसको और इसको अगर इक्वल कहना तो 2 चीज़ें होंगी तो इक्वल कहेंगे ना। इसलिए इक्वालिटी के लिए मैट्रिक्स के अंदर कम से कम 2 मैट्रिक्स का आना ज़रूरी है। इन 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए लाजमी तौर पे क्या ज़रूरत है? नंबर 1, 2 चीज़ों की कंडीशन पूरी होना ज़रूरी है। नंबर 1, उनका ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। नंबर 2 क्या है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स should be equal. Corresponding elements should be equal. Corresponding elements means कि मुल्हिका मुतलका, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 1 आए, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब ये देखिए जनरल मैट्रिक्स में A11 A12 इस एलिमेंट की प्लेस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डेफिनेटली बात है 3। यहाँ पे क्या? जी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल जी, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो इसके आगे हम 3 टाइप्स और डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 3 के 3 टाइप्स। सबसे पहले उनमें से आ गई, मीन्स के 7वें नंबर पर टाइप्स आ गई डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं ज़रा गौर से देखेंगे। जब हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया था तब हमने ये बात की थी कि मैट्रिक्स 2 तरह की अरेंजमेंट की, जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना बंद कर देने का नाम है, इस तरतीब को बंद कर देने का नाम है। अब अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ चलते हैं ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ हम मूव करते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें एक और अरेंजमेंट देता है। ये अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स देता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर हम गौर करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक अरेंजमेंट ये हो गई, एक अरेंजमेंट ये हो गई, ये रोज़ हो गई, ये कॉलम हो गए। इसके बाद ये एक ना डायगोनल अरेंजमेंट भी होती है। ये जो पहली डायगोनल अरेंजमेंट होती है इसको फर्स्ट डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये जो सेकंड डायगोनल वाली बात होती है इसको सेकंड डायगोनल कहते हैं।
तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए डायगोनल मैट्रिक्स को हमने डिस्कस करना है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई नाम रख लें मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स M इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ दो बातें उसके ऊपर पूरी हों। नंबर 1, लेकिन मैं पहले ज़रा उसको रिप्रेजेंट तो कर लूँ। लिखा हुआ हो 0 0 0 0 6 0 0 0 9। मैं ज़रा पहले लफ्ज़ों में ही बता दूं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट डायगोनल कहते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स को। फर्स्ट डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा लाजमी हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। मतलब कि जैसे ये 0 है, ये 6 है, ये 9 है। अब देखो इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन कंडीशन कम से कम एक एलिमेंट की बात कर रही है। कंडीशन क्या है? अगर हाँ यहाँ पे भी 0 होता, ये 9 होता, कोई एक एलिमेंट फर्स्ट डायगोनल में नॉन ज़ीरो था, मींस कि यहाँ पे 9 था, ये भी 0 था, ये भी 0, तब भी इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता था। हाँ, अगर यहाँ भी 0 होता, यहाँ भी 0 होता, यहाँ पे कुछ और होता, देखो फिर भी एक एलिमेंट ऐसा था जो नॉन ज़ीरो था फर्स्ट डायगोनल के अंदर, तो उसको हम भी डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते थे। अब देखो, हाँ, अब ये दो एलिमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि जो कि नॉन ज़ीरो हैं, तब भी कोई मसला नहीं। मैंने कहा एटलीस्ट वन एलिमेंट का मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा तो बेशक सारे के सारे ही नॉन ज़ीरो हों, कोई इशू नहीं है। बेशक यहाँ पे भी ये भी नॉन ज़ीरो हो, इसको भी 6 बना लें बेशक, ठीक है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन एलिमेंट from the first diagonal must be non-zero। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? अपर एंड लोअर एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। अपर एंड lower elements from the first diagonal must be zero। हाँ, अब ये फर्स्ट डायगोनल है, इसके ऊपर इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे लाजमी तौर पे ज़ीरो हों। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, 8वीं टाइप्स यकीनन आपको समझ आई होगी। दो कंडीशंस हैं, कुछ और लफ्ज़ों में भी है, IJ की फॉर्म में भी है, जर्नल फॉर्म में भी डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया जा सकता है। ये बात कुछ समझाना ज़्यादा आसान है, समझ आनी ज़्यादा आसान है, इसलिए आपको ये वाली फॉर्म बताइए ताकि समझ आ सके आपको। 8वें नंबर पर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स, इसके भी ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स होता है। अ स्केयर मैट्रिक्स M, इस मैट्रिक्स को सुबह हमने M का नाम दिया था तो ये M के इक्वल होगा, ठीक है जी। अब स्केयर मैट्रिक्स M इज कॉल्ड डायगोनल की जगह पे इसका नाम लिख देंगे स्केलर मैट्रिक्स इफ। अब यहाँ पे इसकी पहली कंडीशन चेंज होगी। पहली कंडीशन के अंदर बात आएगी, पहले ज़रा मैट्रिक्स लिख दें, लिखती है मैंने 2 0 0, तो 0 2 0, तो 0 0 2। इसकी पहली कंडीशन मतलब हुआ कि पहली कंडीशन इसकी ये बनेगी, ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट डायगोनल मस्ट बी सेम
नॉन ज़ीरो, फर्स्ट डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी हों और सेम भी हों, एक जैसे, जैसे 2 है 2 है 2 है, ठीक है। तो ये देखो, हाँ अगर ये गौर किया जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में तो एटलीस्ट वन एलिमेंट, इनमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन ज़ीरो, सारे के सारे नॉन ज़ीरो, अपर और लोअर सारे के सारे जो है ना ज़ीरो हैं। अब इसकी सेकंड कंडीशन ये वाली और ये वाली सेम है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास 9th नंबर की जो टाइप्स है वो भी सेम है, उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत आसान है, उसके लिए भी हमें डेफिनेशन को यूं ही डिफाइन करना है। अ स्केयर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड, डायगोनल की जगह पे स्केलर आया था, स्केलर की जगह पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे। स्केयर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, अब कैसे एलिमेंट को, इसकी भी पहली कंडीशन चेंज होगी, दूसरी इसकी, इसकी और इसकी तीनों की सेम आएगी। फर्स्ट डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो है ना नॉन ज़ीरो होने चाहिए, नॉन ज़ीरो भी होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए लेकिन 1 1 होने चाहिए। इसलिए इसकी पहली कंडीशन क्या हुई, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इन द फर्स्ट डायगोनल मस्ट बी 1, सेम एंड नॉन ज़ीरो की जगह पे आ गया मस्ट बी, यहाँ तक सेम, यहाँ तक आएगा एक्यूरेट, उसके आगे जो है ना यहाँ पे आ जाएगा तो मस्ट बी 1। बाकी सेकंड कंडीशन इसकी भी वही सेम आएगी जो ऊपर है कि अपर और लोअर सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। यकीनन आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी। अब हम कुछ ऑपरेशंस की तरफ मूव करेंगे कि अब मैट्रिक्स के मतलब जो हम लोगों ने ऑपरेशंस करने हैं वो कैसे करने हैं और कितने करने हैं, ज़रा वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी करते हैं। जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, ये मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं, अभी टाइप्स और भी आएंगी, वो ऑपरेशनल टाइप्स होंगी जो कि कुछ ना कुछ काम करने के बाद हमें मिलेंगी। ये अब ऑपरेशंस, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की तरफ मूव करेंगे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस होती है। ऑपरेशंस मीन्स कुछ ना कुछ काम करना। जैसे सबसे पहले मैं कहता हूं एडिशन, एडिशन जमा करना पॉसिबल है, ऐड करना पॉसिबल है। यस, मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स का होना तो ज़रूरी है। ऐड होने के लिए जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 0 5 3 -2। अब देखो, ऐड होने के लिए एक कंडीशन लाजमी पूरी होनी ज़रूरी है, क्या, कि ऑर्डर सेम हो। जमा होने वाले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर, इसका और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब उसके बाद जमा होंगे कैसे, सेकंड कंडीशन, corresponding elements must be elements adds to each other. Corresponding elements adds each other, adds to each other। इसका मतलब ये 1 जो है इसके corresponding एलिमेंट कौन सा है, 0। ये 1 0 में ऐड होगा, ये जो 2 है ये किस में ऐड होगा, ये 5 में ऐड होगा। ये 3 है, किस में ऐड होगा, इसके corresponding कौन है, 3 ही है, 3 में ऐड होगा। 4 किस में ऐड होगा, -2 में ऐड होगा। 1 + 0 कितना होगा, 1 को ऐड करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा, 1 + 0 मीन्स के 1 + 0 1 ही हुआ। अब 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। 3 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ। 4 ± -4 - 2 2। ये है जी इसका रिजल्ट। इस एडिशन के अंदर, एडिशन होने के लिए ये काम सेम है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है आपस में। अब अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी काम सेम है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है ना तो सब्ट्रैक्ट के लिए मुझे इसमें से माइनस करना है इसको, इसमें से माइनस करना है इसको, मीन्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम सेम है। हमने जैसे ये एडिशन का प्रोसेस किया है वैसे ही इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। यकीनन बहुत आसान है, आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत आसान से ऑपरेशन की, ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज बहुत आसान है।
अब इसके लिए एक नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैट्रिक्स को। सपोज मैंने कहा कि मैंने नाम ले लिया कि कोई एक मैट्रिक्स M है। अगर M कोई एक मैट्रिक्स लिया मैंने, तो M मैट्रिक्स है कोई भी एक मैट्रिक्स, सपोज 1 2 3 4 5 6, सपोज ये एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है कि ट्रांसपोज कहते किसे हैं? इंटरचेंजिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंटरचेंजिंग को कहते हैं। किस चीज़ की इंटरचेंजिंग? रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स की इंटरचेंजिंग मीन्स कि ये M है तो इसका ट्रांसपोज M के ऊपर छोटा सा t लिखा जाएगा और उसके अंदर से ये रोज हैं तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी कॉलम के अंदर। 1 2 ये 3 4 है, 3 4 ये 5 6 है, ये 5 ये 6। लो जी, इसका ट्रांसपोज ये हुआ। ट्रांसपोज लेना बहुत आसान है। सारे के सारे किसी भी किस्म का मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज सेम तरीके से ही लिया जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे बहुत आसान सा काम। सपोज हम सीख लेते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा। सम टाइम टफ नहीं होगा, थोड़ा लेंथी किसी टाइम हो सकता है एडजॉइंट, लेकिन यकीनन बहुत आसान रहेगा। आपको समझाऊंगा कुछ अच्छे अंदाज के साथ ताकि आपको समझ आ जाए एडजॉइंट किसे कहते हैं। एडजॉइंट भी लेने के लिए जो मैट्रिक्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह का हो सकता है वो देखेंगे। उसके लिए हमें क्या काम करना होगा? सबसे पहले मैं कहता हूँ एडजॉइंट के लिए सबसे पहले सपोज मैंने कोई एक मैट्रिक्स ए ले लिया, तो ए मैट्रिक्स का नाम रख लिया 2 बाय 2 ऑर्डर का। 1 2 3 एंड 4 अगर मैंने ले लिया कोई एक मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट लेने का मतलब ये है कि लिखा जाए ए डी जे, किसका? ए का। एडजॉइंट ऑफ ए लिया तो काम क्या करते हैं? काम ये है, काम दो हैं। पहला काम फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज, 4 और 1 इनकी जगह 1 4 था, 4 1 कर दिया। सेकंड डायगोनल की अलामत चेंज कर दें, -2 -3 -2 -3। फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज, दूसरा डायगोनल की अलामत चेंज, इसको कहते हैं एडजॉइंट। लेकिन ये एडजॉइंट वैलिड है कब तक? ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। जब 2 बाय 2 ऑर्डर से बड़ा मैट्रिक्स मिलेगा तो एडजॉइंट लेने का तरीकाकार चेंज हो जाएगा। हमें वो तरीका, चेंज हुआ तरीका जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो चेंज हुआ तरीका कैसे होगा अभी हम देखेंगे। अभी हम वही सीखने के लिए मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने सीखना है कि हमारे पास सपोज मैं कहता हूँ हम लोगों ने सीखना है एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेना है किस किस्म के मैट्रिक्स का? सपोज मैं कहता हूँ मैट्रिक्स है जिसका नाम है M, कोई नाम रख लें, मैट्रिक्स का नाम कोई P रख लें। P कोई एक मैट्रिक्स है, लिखा 2 3 5 1 4 6 7 8 9। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 बाय 3। इस 3 बाय 3 ऑर्डर का एडजॉइंट लेना है तो मुझे फाइंड करना है क्या चीज़? एडजॉइंट। मुझे क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ P फाइंड करना है। इसके अंदर हम वो काम नहीं कर सकते कि पहले ऑर्डर का पहले डायगोनल की जगह चेंज, दूसरे की अलामत चेंज, ऐसा नहीं करना हमने। इसके अंदर वो तरीकाकार होता ही नहीं, वो जस्ट 2 बाय 2 के लिए है। अब 2 बाय 2 के बाद अब 3 बाय 3 पे जब हम पहुंचे हैं एडजॉइंट लेने के लिए, तो इसका एडजॉइंट सीखने के लिए मुझे दो बातें सीखनी है। दो बातें जो सीखनी है मैंने, वो कौन सी हैं दो बातें? वो दो बातें जो सीखनी है मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। उनके अंदर सबसे पहली बात है वो मुझे सीखना है माइनर लेना। माइनर, उसके अंदर सीखना है माइनर। माइनर कैसे फाइंड करते हैं? बहुत आसान है। माइनर बेसिकली तौर पे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, माइनर फाइंड करने के लिए हमें लाजमी तौर पे
जो है ना 3/3 ऑर्डर या इससे बड़े मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है जी। माइनर फाइंड करना है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना तो उतने माइनर्स हम फाइंड कर सकते हैं। माइनर फाइंड करने के का तरीकाकार क्या है ज़रा गौर से देखेंगे। जैसे ये पहला एलिमेंट है, माइनर फाइंड करना है, ये पहला एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट की प्लेस वैल्यू क्या है A11। तो पहले एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए कैपिटल M लिखेंगे और लिखेंगे 1 कैपिटल 1 और कैपिटल M और 1 इसका मतलब मुझे माइनर फाइंड करना है पहले एलिमेंट मीन्स के 2 का माइनर फाइंड करना है तो एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेना आप लोगों को अभी नहीं सिखाया, अभी यहाँ पे ब्रेक लगा के हम पहले डिटर्मिनेंट सीखेंगे, क्योंकि हम लोग जब एडिशन पे हैं, ट्रांसपोज पे हैं, एडजॉइंट पे हैं, एडजॉइंट से पहले हम डायरेक्ट जो है ना माइनर की तरफ चल पड़े हैं। माइनर लेने के लिए मुझे हर छोटी सी बात का जो है डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है वो डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो बेसिकली तौर पे मैं बताना चाहूँगा। अब डिटर्मिनेंट सीखना है ना हमने, वो बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं हम। डिटर्मिनेंट कहते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है ना, सपोज ए लिखा हुआ है 4 5 6 कोई कर लें 10 कर लें। इस ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जिसका नाम ए है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसका मतलब इस ए को सीधी लाइनों में लिखो, फिर उसके एलिमेंट्स जो है ना 4 5 6 10 उनको भी सीधी लाइनों में लिखो। सीधी लाइनों में लिखने के बाद जो है ना पहले डायगोनल जो के एलिमेंट्स जो हैं उनको आपस में मल्टीपल कर दो। 4 को 10 के साथ मल्टीपल किया 40 मिला, फिर दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीपल 6 5 30 मिला, तो दरमियान में एक साइन माइनस का आता है। 40 में से माइनस कर दिए 30 तो कितने एलिमेंट कितना बचा, 10 बचा। अब देखिएगा ये एक मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया, जो कि नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। इसी तरह से मैं कहूँगा, अगर सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 10 2 4, ये कोई एक बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लें। बी डिटर्मिनेंट देखो सीधी लाइनों में लिखने की बजाय डायरेक्ट हम काम कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीपल करो। 5 4 20 2 10 20, ये दरमियान में माइनस जी 20 में से 20 का माइनस किया तो 0 आ गया। देखो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 मिला। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 मिले उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उस मैट्रिक्स को हम। अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फ़र्क समझ आ गया होगा आपको। अब लेकिन अगर ये बात मैट्रिक्स को अभी हमने जो सीखा है, डिटर्मिनेंट लेना सीखा, वो 2/2 ऑर्डर का सीखा है। अगर 2/2 ऑर्डर से बड़ा मैट्रिक्स मिल जाए, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है सपोज ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 2 3 4 5 1 5 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 6 मेथड्स पॉसिबल हैं। 6 मेथड्स पॉसिबल एक और भी मेथड होता है, लेकिन 6 मेथड जो बहुत आसान है, हम डिस्कस कर सकते हैं, आसान है, वो बताएंगे। इसके अंदर 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज़ और 3 कॉलम्स के अंदर से मैं कहता हूँ कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक्सपेंड करके हम उसका रिजल्ट बता सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट ये मिलता है। मैं कहता हूँ मोस्टली जो यूज़ होगा वो रो या कॉलम को एक्सपेंड करना, रो 1 को एक्सपेंड किया करेंगे हम बाय एक्सपेंडिंग रो 1। अब रो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो अब देखिएगा पहला एलिमेंट जो होगा वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, जो होगा वो एज इट लिखा जाएगा 2। अब 2 को मैंने लिख दिया, उस 2 के बाद एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। वो छोटा सा डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो एलिमेंट मैंने लिखा है उस एलिमेंट का कॉलम
और उस एलिमेंट की मुकम्मल रो को छोड़ दे, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे। अब ये 2 था, इस 2 की रो को छोड़ना है तो ये एलिमेंट, कॉलम को छोड़ना है तो ये एलिमेंट, ठीक है। तो बच जाएंगे जो 1 1 5 2 बच जाएगा ना, 1 1 5 2। देखो मैंने बताया था पहला एलिमेंट प्लस में लिखना है, दूसरा एलिमेंट माइनस में लिखना है। हाँ, अगर सपोज इस एलिमेंट के साथ पहले से माइनस होता तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं था इसलिए ये माइनस ही आया, -3। अब 3 लिखा, अब ये वाला एलिमेंट है तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो 5 3 5 2। अब पहला प्लस में था, दूसरा माइनस में, तीसरा फिर प्लस में, जी ये 4 आ गया। अब 4 लिखने के बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 5 3 1 1 जी। अब देखेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे, ये 2 एज इट जी। देखो 1 को 2 से मल्टीपल किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 आ गया, -5 1 जार 5। अब ये -3, अब 5 2 जार 10, -3 5 जार 15, +4 इंटू 5 1 जार 5, -3 1 जार 3। अब देखिएगा, अब हम जो काम कर रहे हैं जी, 2 इंटू 2 -5 -3 मिल गया, -3 इंटू 10 -5 माइनस का 5 बच गया, प्लस का 4 इंटू 5 -3 2 बच गया जी, 3 2 जार माइनस का 6, -3 -5 मल्टीपल हुआ तो +3 5 जार 15, +4 2 जार 8, 8 + 15 23, 23 में से, अच्छा चले ऐसे कर लें, -6 + 8, 8 -6 2, 2 + 15 ये आ गया 17। 17 देखें ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है, अब हम लोगों ने ये सीखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम दोबारा फिर उसी टॉपिक की तरफ आएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं। माइनर फाइंड करने हैं उतने जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये मुझे M11 लिखा है तो इसका मतलब पहले एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उसी के साथ साथ उस कॉलम को और उस रो को भी छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। ना ये एलिमेंट लिखा जाएगा, ना इसका कॉलम का कोई एलिमेंट, ना इसकी रो का कोई एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो वाले। बाकी एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 8 6 9, 4 8 6 9। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या मिलेगा? 9 4 जार 36, अब 8 6 जार 48, दरमियान में माइनस, 36 माइनस 48, ये कितना मिल गया? माइनस का 12, माइनस का 12। इसका मतलब M11 की वैल्यू क्या मिली? -12, ठीक है। यह है माइनर निकालने का तरीकाकार। अगर मैं कहूँ जिस तरह M11 लिया तो ये एलिमेंट और उसी का कॉलम और उसी को रो को एलिमिनेट किया, ख़त्म किया, तो अगर सपोज मैं कहूँ कि मुझे फाइंड करना है M22, तो M22 अगर मुझे फाइंड करना है तो इसका मतलब उसके लिए मुझे कौन सा एलिमेंट, 2 की प्लेस वैल्यू है सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 पे है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 हो गया। इस 4 का कॉलम 4 की रो छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स कौन से बचेंगे? ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो 2 5 7 9 होगा, 2 5 7 9 मिलेगा। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 9 जार 5 7 जार 35। अब देखेंगे दरमियान में माइनस, अब इनको माइनस किया तो क्या आ गया? 17 माइनस का, लो जी M22 की वैल्यू क्या आई? -17। अगर सपोज इसी तरह से M11 M12 M13 M21 M22 M33 M31 M32 M33, हम 9 के 9 माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 9 माइनर्स फाइंड कर सकते हैं तो उसके बाद मैं एक सेकंड चीज़ की तरफ जाऊंगा, कोफैक्टर्स। क्या चीज़ है? माइनर्स निकालने के बाद कोफैक्टर्स सीखेंगे। कोफैक्टर्स निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोफैक्टर्स निकालना बिल्कुल अटैच है माइनर्स निकालने के साथ। कोफैक्टर्स निकलने तभी पॉसिबल होते हैं अगर माइनर का पता चल जाए, क्योंकि इसका फार्मूला जो है कोफैक्टर्स का वो माइनर के साथ अटैच है। बस एक
थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है, थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ही फ़र्क है माइनर निकालने से, ज़्यादा नहीं। मिसाल के तौर पे मैं मैट्रिक्स यही ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने पी रखा हुआ है। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 5 1 4 6 7 8 9। मुझे इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स भी इसके उतने ही उसी तरह से निकल सकते हैं जितने माइनर्स हैं। इसके भी 9 कोफैक्टर्स निकल सकते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए कैपिटल ए का सहारा लिया जाता है। सपोज कैपिटल ए मैंने लिखा कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैपिटल ए मीन्स के कोफैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसका मतलब जो 2 है पहले नंबर पे, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1 1। इसका मतलब A11 फाइंड करना है। फार्मूला पहले लिखना ज़रूरी है, ए आई जे मीन्स के ये वाली और ये वाली, ये रो ये कॉलम, मीन्स कि अगर 1 1 है, 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो A11, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम है, 1 1 आएगा। तो फार्मूला होता है -1 की पावर ये वाला i प्लस ये वाला j। मीन्स कि अगर पहला एलिमेंट है A11 है तो -1 की पावर 1 + 1 और उसके साथ क्या आएगा M11 MIJ। मीन्स के जो कि हमने माइनर फाइंड किया होगा ऊपर IJ। मीन्स के 1 1 है यहाँ पे, तो 1 + 1 यहाँ पे होगा -1 की पावर, तो ये M11 आएगा। मीन्स के M11 जो हमने ये जो फाइंड किया है जी। अब देखो मैक्सिमम तो साथ मैच हो गया। इसका मतलब अगर सपोज मुझे A11 फाइंड करना है, -1 की पावर ये वाली प्लस ये वाली, 1 + 1। M11 का क्या मतलब है? MIJ M11। M11 क्या होगा? ये वाला। मीन्स के ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, क्या होगा 4 6 8 9। इसका डिटर्मिनेंट जी, इसका डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया तो -12 आया। देखो मुझे बताओ कि -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया 2। पावर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस क्योंकि 1 है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी बात क्या मिली? -12। -12 ये -1 जो है ना ये +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। 1 × -12, -12 को 1 के साथ मल्टीपल किया तो -12 ही आया। इसका मतलब A11 की वैल्यू क्या मिली हमारे पास? -12। सपोज मैं कहता हूँ A12 फाइंड करें, इसका मतलब -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 ये ले ली। उसके बाद क्या करेंगे? 1 पहली रो दूसरा कॉलम, 1 2 की प्लेस वैल्यू पे है 3। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, 1 7 6 9, 1 7 6 9। ये इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा -1 की पावर क्या आएगी? 1 + 2 3। पावर इवन नंबर थी तो माइनस खत्म हो गया, पावर ऑड नंबर आई तो माइनस रहेगा जी। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होगा? 9 1 * 9 -7 6 = 42 जी। अब देखिएगा क्या होगा 7 6 = 42, 9 1 * 9 जी। 9 - 42 कितना हो गया? ये 33 आ गया। ये देखिएगा -1 की पावर 3 है तो -1 मिलेगा। अच्छा उसके बाद ये है 9 - 42, 42 में से 9 को निकाल दो तो 33 मिलेगा, माइनस का 33, -33 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये कितना मिला? ये कितना मिला? प्लस का 33। इसका मतलब A12 जो है वो प्लस का 33 मिला। सपोज मैंने कहा मैंने ये इस तरह के कोफैक्टर्स जो है ना कितने निकाल लिए, इसी तरह से सपोज मैंने कहा A11 निकाला, A12 निकाला, मैं निकाल सकता हूँ क्या? मैं निकाल सकता हूँ A13, क्या मैं निकाल सकता हूँ A21, A22, A23, A31, A32, A33। बस 9 के 9 का फैक्टर पूरे हो गए। जब 9 के 9 को फैक्टर पूरे हो जाएं, कोफैक्टर्स की वैल्यू को, ये 2 था यहाँ पे, ये 2 था, इस 2 की जगह पे मैं पहला कोफैक्टर लिख सकता हूँ A11। अब दूसरे कोफैक्टर की जगह पे A12, तीसरे कोफैक्टर की जगह पे A13। जो कोफैक्टर्स मिलेंगे उनको उनकी जगह पे लिख लेंगे, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब कोफैक्टर्स को उनकी जगह पे लिख लिया
तो ये देखो ना, ये कोफैक्टर्स इस मैट्रिक्स के हम लोगों ने 9 के 9 कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर्स निकालने का यही तरीकाकार, उसके बाद हमने उनको उनकी जगह पे लिख लिया। जब कोफैक्टर्स निकाल के उनको उनकी जगह पे लिख लिया, मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया, तो मैं कहता हूँ हम उनका ट्रांसपोज ले लेंगे। लिखेंगे नहीं कहीं पे भी कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, जस्ट उसके ट्रांसपोज का काम करेंगे। ट्रांसपोज का जो काम करना है मीन्स के ट्रांसपोज जो है क्या अमल करता है, क्या उसका ऑपरेशन है, वो ये है कि जो रोज होंगी उनको चेंज कर देंगे किसमें, कॉलम के अंदर। मीन्स के जो हमने 9 को फैक्टर्स निकाल के उनकी प्लेस वैल्यूज पे लिखा है, तो हम उनको चेंज कर देंगे किसमें, उसके ट्रांसपोज वाली प्लेस वैल्यू पे। A11, A12, A13। ये मैं जस्ट जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, A11, A12, A13। आपने इनकी जगह पे A11 की जगह पे A11 नहीं, A11 का एलिमेंट जो इसकी वैल्यू निकली है, A11 की वैल्यू क्या है, -12, आप ये लिखेंगे। अब उसके बाद A12 है, A12 की जगह पे कौन है, 33, तो इसकी जगह पे 33 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज जो होगा वो उसकी प्लेस वैल्यू पे लिखेंगे, A21, A22, A23। इसी तरह से A31, A32, A33। जब एक मैट्रिक्स का जो 3x3 ऑर्डर का होगा, 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 के 9 को फैक्टर लेंगे, उनको उनकी जगह पे लिख लेंगे और उनका ट्रांसपोज बना के लिख देंगे, तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। किस मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स के 9 के 9 को फैक्टर हम फाइंड कर रहे होंगे। अब ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, 9 को फैक्टर लिख के उनका ट्रांसपोज लिखा होगा, ये एडजॉइंट होगा किसका, इस पी मैट्रिक्स का। यकीनन समझ आई होगी। अब इसी के साथ, अगर ये बात आपको समझ आई है, इसी के साथ आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों ने एडजॉइंट निकालने के आप लोगों ने प्रिपेयर करके चेक करवाने हैं। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे जल्दी ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग तब तक ये वाले 10 क्वेश्चन, ये जो एडजॉइंट फाइंड करना है 3x3 ऑर्डर का, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कम से कम जो है ना 3x3 ऑर्डर का 5 क्वेश्चन हैं आपके पास। ये एडजॉइंट के हो गए 10, 3x3 ऑर्डर का। ये डिटर्मिनेंट के हो गए आपके 3x3 ऑर्डर के, डिटर्मिनेंट के 5 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन टोटल हो गए। ये आप जल्दी से करेंगे इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इससे अगले लेक्चर्स जो है ना, क्योंकि हमारा काम ये, अगर आपको बेसिक का पता नहीं होगा तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर ये बेसिक्स आपको अच्छी तरह से कंफर्म होंगी, इनका अच्छी तरह से पता होगा, समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट को जो है ना कंटिन्यू करना, नेक्स्ट चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।